आज हम लोग मृदा स्वास्थ्य को कैसे अपनाएं और कैसे उसकी जांच कराएं, इस विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सरवन जी हैं जो कि मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि मृदा की जांच कैसे कराई जाए जिससे कि हमारे किसान भाइयों को लाभ प्राप्त हो सके खेती बाड़ी में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है। मृदा स्वास्थ्य हमारी जितनी भी खेती है उसमें अगर हमें लाभ प्राप्त करना है तो हमें मृदा के स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हमारी मृदा अच्छी नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं होगा या अच्छी नहीं होगी तो हमारे उत्पादन पर इसका फर्क पड़ेगा। अब अगर हम मृदा की बात करें तो इसके जांच कैसे की जाए, ठीक है, जांच कैसे की जाए। जांच करने के लिए हमें जो भी खेत किसान का है उस खेत से रैंडमली हमें सैंपल इकट्ठे करके और उन सैंपल्स को इकट्ठे करके एक जगह ढेर बनाकर और उसको मिलाकर और मिलाने के बाद उसमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे कोई कंकड़ पत्थर ना हो, उसको छान लें, महीन कर लें। महीन करने के बाद उस बड़े सैंपल को छोटे सैंपल के रूप में, जैसे मान लिया हमारे पास अगर 2 किलो मिट्टी का सैंपल है तो उसको एक ढेर बनाएं और ढेर को 4 टुकड़े कर लें। तो 2 सैंपल हमारे उसमें से 2 पार्ट हटा देने चाहिए। 2 पार्ट हटा के जब हमारे पास 2 पार्ट बचते हैं उनको पुनः मिलाकर फिर एक ढेर बनाएं और ढेर बनाकर उसको 4 टुकड़ों में फिर डिवाइड कर लें। तो जब इसमें से 2 टुकड़े हम हटा देंगे तो 2 टुकड़े हमारे पास बचेंगे जिसका वजन लगभग आधा किलो होगा। और इस मिट्टी को हम अपना लेवल लगाकर, अपना नाम लिखकर, अपने खेत का नाम, गांव का नाम लिखकर लेबोरेटरी में भेज दें, जिससे कि हमारी मिट्टी की जांच हो सके। मिट्टी की जांच कराने से ये फायदा होता है कि हमारी भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है, क्योंकि आज के समय में हमारे जो उर्वरक हैं बहुत महंगे हो गए हैं और इन उर्वरकों को हमें बचाना है। किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के एक ये भी अच्छा तरीका है कि हम अपने उर्वरकों का इस्तेमाल जो है कम से कम करें। जितनी हमें आवश्यकता है या हमारी भूमि के अनुसार ज़रूरत है उन उर्वरकों का हम इस्तेमाल करें। ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी मृदा का परीक्षण कराएंगे और जो रिजल्ट मिलता है उसके अनुसार रिकमेंडेशन करें हम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी श्रृंखला में हम लोग एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कृषि बाड़ी के संबंध में कि अगर हम लोग मिट्टी की जांच कराने के बाद अगर संतुलित मात्रा में हम लोग अगर उर्वरकों का प्रयोग करें तो किस रेशियो से, क्या जो रिकमेंडेशन है उसके किसके आधार पे हम लोग संतुलित मात्रा में खेती बाड़ी में उर्वरकों का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, हमारी खेती में एक जो हमारे पोषक तत्व को प्रबंधन की या पोषक तत्व देने की प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, उसमें एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पद्धति है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें जो है हम जो हमारी फसल की मांग है या फसल की ज़रूरत है उसके जो पोषक तत्व हैं उनको हम कई रूप में दें, जिससे कि हमारी अब रूप क्या है, जैसे अकार्बनिक खादें हैं या कार्बनिक खादें हैं या हरी खादें हैं या जैविक खाद हैं। इन रूपों में हमें अपनी फसल की मांग को पूरा करने के लिए देना चाहिए। जैसे यूरिया, डीएपी और पोटाश मेन खाद हैं हमारी। हम पूरे जो पोषक तत्वों की पौधों की ज़रूरत है हम इन्हीं रूप में देते हैं, जबकि हमें ये आवश्यकता है किसान भाइयों को कि हम अपने जो हमारी जो फसल है उस फसल के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए और भी कुछ उपायों का
समायोजन इसमें करें जिससे कि हमारी फसल में और दूसरे रूप में भी पोषक तत्व जाएं। अब जैसे जैविक खादों की बात करें, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये सब ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो कि हमारी वायुमंडल की नाइट्रोजन को या जो हमारे भूमि में उपस्थित पोषक तत्व हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो इन सब का जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होगा और उसके साथ साथ हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब मृदा के स्वास्थ्य को हम लोग और अच्छा बरकरार बनाए रखें तो हमारे किसान भाइयों को क्या फसल चक्र अपनाना जरूरी है, या फसल चक्र जो हमारे किसान भाई नहीं अपनाते हैं तो क्या उनके उत्पादन और उत्पादकता पर कोई फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब कुछ इसके संदर्भ। जी जरूर जरूर। हमारी खेती इसी बात पर टिकी हुई है कि हम खेती में काम कैसे करते हैं। अब फसल चक्र है, फसल चक्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी खेती का। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके साथ साथ हमारे जो पोषक तत्व है हमारी भूमि में उनका क्षरण होता है। फसल चक्र अपनाने से जो फायदा होता है, जैसे हमारी फसलें हैं उनको 3-4 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। जैसे खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं या रेशा वाली फसलें हैं, कैश क्रॉप हैं, इन सबको अलग अलग ग्रुप में डाला गया है। तो जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं इनके पोषक तत्वों की मांग अधिक होती है, जबकि हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनके पोषक तत्वों की मांग कम होती है। तो जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हमारे फसल चक्र में ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि खाद्यान्न फसल जिनकी की पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक है, उसके बाद जो फसल हम बोते हैं अगले सीजन में, उस फसल को दलहनी फसल का समावेश जरूर करें। या फिर कुछ फसलों में फर्क होता है, कुछ की जड़ें गहरी जाती हैं, कुछ की जड़ें उथली रहती हैं। तो अगर हम एक सीजन में गहरी जड़ों वाली फसल बो रहे हैं तो अगले सीजन में हमें उथली जड़ों वाली फसलें बोना चाहिए। या फिर और जो फसलें हैं उनका समायोजन हमें अपने फसल चक्र में जरूर करना चाहिए। एक जैसी फसल बोते रहने से एक तो हमें हमारी फसल को पोषक तत्व कम मिलते हैं, दूसरा उसके साथ साथ कुछ बीमारियां या कीट पतंगे भी जो हैं लगातार, अगर हमने खाद्यान्न की फसल के तुरंत बाद दूसरी उसी फैमिली की फसल को बो दिया है तो कीट पतंगे और बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। तो इससे बचाव का ये तरीका है कि हम अपनी खेती को फसल चक्र के रूप में जरूर अपनाएं। बहुत अच्छी जानकारी हमारी डॉक्टर साहब ने दी फसल चक्र के बारे में कि जो किसान भाई हमारे खाद्यान्न की फसलों को लेते हैं तो वो दोनों ही फसलें अगर एक साथ ले रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की ज़्यादा खपत होती है, जिससे कि वो हमारी ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है खेती का। इसलिए इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब एक और सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जब खाद्यान्न फसलों को लेने के बाद जो खेतों में जो पराली बचती है उसको जला देते हैं, क्या वो जलाने से उनको कुछ अधिक उत्पादन मिलता है आगे वाली फसलों में, या उनको उसको समायोजित करने से खेत में समायोजित करने से उनको अच्छा लाभ मिलेगा? इसके बारे में आप क्या हमारे किसान भाइयों के लिए बताएंगे? जी जरूर जरूर। ये बहुत ही अच्छी चीज है। आज के समय में पराली जो है जलाने से 2 तरह के प्रदूषण हम लोग पैदा कर रहे हैं किसान भाई। एक तो हम वायुमंडल में जो उसका धुआं निकलता है उससे हम अपने वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा, जब आग लगाते हैं तो जो हमारे खेती के या जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभकारी जीवाणु हैं या ऐसे जीव हैं जो हमारी फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, उन जीवों का भी ह्रास होता है। जब आग लगा देते हैं तो इस तरह के जीवों का ह्रास हो जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पराली को जलाए नहीं। अब तो बहुत अच्छे संसाधन आ गए हैं। एक बेस्ट डिकम्पोजर नाम से दवाई आई है,
जिसको तैयार करके हम उसका घोल बनाकर जितना भी हमारी पराली या कूड़ा है उस पर हम छिड़काव करते हैं, तो ये सारा जो वेस्ट है हमारा या पराली है या और फसलों के अवशेष हैं, इन सबको सड़ाकर एक अच्छी जैविक खाद बनाई जा सकती है। और जैविक खाद से हमारी आने वाली फसलों के लिए या हमारी मृदा में स्वास्थ्य भी अच्छा होता है या आने वाली फसलों के लिए अच्छे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य को कैसे अपनाएं, कैसे उसकी जांच करें और उसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में जो जानकारी दी। अच्छा है कि हमारे किसान भाई इन सारी चीज़ों को अपना के अपने क्षेत्र में, अपनी फसलों में और अपने मृदा को स्वास्थ्य को अच्छा करके अपनी खेती में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जो आप हमारे कार्यशाला में आए।